अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे ये जो ग्रेटर फ़ायरवॉल के हवाले से बातचीत हो रही है उसमें ऑलरेडी हमने देखा है ट्विटर, फ़ेसबुक और यूट्यूब के तो काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें जो हुकूमत का और उसके साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम फ़ोकस है, वो व्हाट्सऐप के ऊपर होगा और इस ग्रेटर जो फ़ायरवॉल है इसके ज़रिए व्हाट्सऐप पे एक बड़ी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। वो कैसे और क्या इनके पास जो है वो इंतज़ामात हैं, इस पे तफ़सील के साथ बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान का जो मुतनाज़िया ट्वीट है जो कि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट और उसमें फिर शेख मुजीबुर्रहमान को मुहिब वतन और फ़ौज को गद्दारी के हवाले से था। उस पे बैरिस्टर गौहर और उसके साथ-साथ रऊफ़ हसन को जो एक 21 सफ़ों का उन्हें दिया गया है क्वेश्चनेयर और उसके साथ-साथ इमरान खान से जो कल एफआईए की टीम ने मुलाकात की और सवाल पूछे, 16 सवाल पूछे, इस पे तफ़सील के साथ बात करेंगे। जबकि तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे डेफेमेशन पंजाब का जो डेफेमेशन लॉ है नया जो पास हुआ है, उस हवाले से काफ़ी शोर-शराबा और आज हमने देखा कि उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जैसे ही गवर्नर ने इसकी दस्तखत किए इसके ऊपर मंजूरी के। तो डेफेमेशन एक्ट के हवाले से भी कि ये क्यों ज़रूरी है और सहाफ़ी जो हैं वो इसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं, इस पे भी तफ़सील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो ग्रेटर फायरवॉल है इसके हवाले से मैंने पिछले कोई तफसील से 2 इसके ऊपर वीलॉग किए हैं ग्रेटर फायरवॉल के हवाले से कि इसमें हुकूमत पहले ही जो मैकेनिज़्म एक ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी है जो ट्विटर था एक्स उसको पहले डीपीआई के ज़रिए कंट्रोल किया गया, उसकी जो है वो थ्रॉटल किया गया, ये तमाम तर जो ट्रैफ़िक थी स्लो डाउन किया गया। फिर हमने देखा है कि जियो ब्लॉकिंग जो है वो उससे एचटीटीपीएस जियो ब्लॉकिंग के ज़रिए वो किया गया। अब जो है हुकूमत ने इसका पूरा जो है इंस्टॉल भी ये तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द इसके ऊपर वो आप देखेंगे कि अमल भी हो रहा है कि सिलेक्टेड और टारगेटेड जो है ये जो हेट स्पीच या कोई रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले होंगे उनको ट्रेस किया जा सकेगा। उनके जो अगर कोई यूट्यूब पे कर रहे हैं तो उनके चैनल्स को जो है वो बंद किया जा सकेगा और उसके साथ-साथ जो ट्विटर अकाउंट है या फ़ेसबुक उनके आईडीज़ और हैंडल जो हैं, इनको भी ना सिर्फ़ ये ब्लॉक किया जा सकता है बल्कि आईपी एड्रेसेस के ज़रिए इनको ये भी कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये तमाम तर जो है वो हुकूमत अब ये उसके पास ये काबिलियत पहुँच चुकी है या ये अब उसको ट्रेस भी कर सकते हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट करके ये प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है। उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि ये जिस तरह इमरान खान का ये ट्वीट था उस पे वो कहते हैं अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरह का ये तो ऑलरेडी जो ग्रेटर फायरवॉल के ज़रिए वो था ही। जो मेरी अब आज की जो इत्तला है जो मुख्तलिफ मेरे जो सोर्सेज़ हैं उनसे बात की है वो कहते हैं कि इन तमाम के अलावा जो हुकूमत का फ़ोकस है वो व्हाट्सऐप के ऊपर है क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो व्हाट्सऐप ग्रुप्स में होती है। मुख्तलिफ जो है वो व्हाट्सएप के अंदर ये इस तरह की जो है वो सर्कुलेट करते हैं तो हुकूमत अब उसको ना सिर्फ मॉनिटर कर सकती है बल्कि उसके साथ साथ ये जो सर्कुलेशन है उसको भी और ये ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनली ये जो कोई अगर इस तरह की प्रोपेगेंडा बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी वो इनिशिएट कहाँ से हुई वो भी ट्रेस हो जाएगा कि जिस शख्स ने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आगे कोई प्रोपेगेंडा के हवाले से है वो ओरिजिनेट की है फैलाने के मकसद के लिए वो भी ट्रेस हो सकेगा और हुकूमत इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो इसका कंट्रोल आ जाएगा ये तमाम तर जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और इसके साथ साथ ये व्हाट्सएप के ऊपर भी अब ये व्हाट्सएप भी जो है ये जैसे ही ये ग्रेटर फायरवॉल होगी उसके बाद ये बिल्कुल सिक्योर नहीं होगा और तमाम तर हुकूमत आपकी जो है वो मॉनिटर कर सकती है। अगर एक लिहाज से देखा जाए जिस तरह के फेक न्यूज़ और ये प्रोपेगेंडा जिस तरह ये फैलाया जाता है उस लिहाज से तो ये बिल्कुल हुकूमत हर हुकूमत ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर के मुख्तलिफ चाहे वो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हों वो इसके ऊपर वो करते हैं। हमने देखा है ये जितने भी पहले इस तरह के वो आए हैं स्नोडन वाला आपने देखा होगा जो लीक्स थी कि जिसमें उन्होंने वो जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो है काउंसिल वो किस तरह कंट्रोल करती थी या मॉनिटर करती थी इंफॉर्मेशन तो ये मुख्तलिफ हुकूमतें करती हैं और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ से एक एतराज़ किया जाता है कि इससे जो आपकी जो शहरियों की फ्रीडम है वो भी इससे जो है वो सलब हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त हैं लेकिन इसमें फिर वही एलिमेंट आ जाता है कि ये जिस तरह फेक न्यूज़ के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका तोड़ फिलहाल कोई दुनिया भर में नहीं कर सका।
تو یہ ایک جو ہے واحد اس کا پرپس لگ رہا ہے، اور اس کا اگر یہ فیک نیوز کے حوالے سے یا اس طرح کوئی کاؤنٹر کرتا ہے پروپیگنڈا کے حوالے سے، تو اس کے لیے یہ میکنزم آلریڈی اب ان پلیس ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ٹرائل بیسس کے اوپر یہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ یہ کب سے فل فلیج فارم میں جو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ بھی جب انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں عمران خان کا جو ٹویٹ کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو سخت جب رد عمل آیا، اس پہ پہلے پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے یا رہنما تھے، انہوں نے اس کو ڈسون کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمران خان کی اپروول کے بغیر جو ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ یہ امریکہ سے جو ان کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں جبران الیاس، وہ آپریٹ کر رہے ہیں جو عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد یہ اچانک ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بھی پالیسی بدل گئی اور انہوں نے اس کو اون کرنا شروع کر دیا، اور اس کے حوالے سے پھر جسٹیفیکیشن دینا بھی شروع کر دی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے، سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، باقی بھی جو اس میں تھا۔ لیکن اس ویڈیو کا اگر کانٹینٹ دیکھیں، اس میں ٹوٹلی جو ہے ایک تو اینٹی آرمی جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، اور اینڈ پہ جنرل عاصم منیر کی وہ جو تصاویر دکھا کے وہ کیا گیا ہے، تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ بھرپور غصے میں ہے۔ اور جو میری اطلاعات ہیں، ایک تو نہ صرف یہ کہ عمران خان کے لیے ایک بڑا ایک اسٹرانگ کیس یہ بھی جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس میں جو الزام ایسا لگایا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ عمران خان کا شاید یہ جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے کل عمران خان سے ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی، انہوں نے وہ ڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، عمران خان سے 16 سوال پوچھے گئے ہیں، اور اس میں جو مین جو سوالات تھے وہ یہی کہ ایک تو جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کون ڈیل کر رہا ہے یا کون آپریٹ کر رہا ہے، کیا وہ پاکستان سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے یا پاکستان سے باہر ان کا جو جبران الیاس کے حوالے سے نام لیا جا رہا تھا وہ کیا جا رہا تھا۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ جو ویڈیو تھی یہ آپ نے دیکھی تھی، آپ کی اپروول کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی، یا آپ کی اپروول اس میں نہیں تھی؟ اس پہ عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن جو ٹویٹ کا جو وہ ہے متن ہے وہ ان کو معلوم ہے اور وہ ان کی اجازت سے ہی ہوا ہے۔ اسی طرح پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو جتنے بھی ٹویٹس ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کی جو آفیشیل پیجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ہے، یہ اس میں عمران خان کا ہر جو یہ ٹویٹ ڈرافٹ کون کرتا ہے، یہ تمام تر یہ جتنے بھی ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس معاملے کے حوالے سے یہ تمام جو ہے وہ عمران خان سے 16 سوال پوچھے گئے۔ ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بیرسٹر گوہر اور اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب کو بھی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا، ان سے جانچ پڑتال کی گئی اس معاملے کے حوالے سے، کیونکہ اس میں کنٹراسٹنگ جو ہے یہ دونوں مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی آ رہی تھی اسٹیٹمنٹ، تو اس پہ ان کو 21 صفحوں کا جو ہے ایک کوسچنیئر بھیجا گیا ہے ان دونوں رہنماؤں کو، بیرسٹر گوہر کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب کو بھی۔ ان کا بھی ابھی جواب آنا ہے اور عمران خان کا بھی۔ تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان اگر اس ٹویٹ کو ڈسفون کرتے ہیں تو ان کا ٹویٹر ہینڈل تو جو ہے وہ ویسے ہی بین ہو جائے گا، کہ یہ کسی کی اجازت کے بغیر یہ ٹویٹس ہو رہے ہیں اس اکاؤنٹ سے، تو وہ فردر وہ نہیں چل سکتا۔ اور اگر اس کو اون کرتے ہیں تو یہ اس میں سنگین قسم کے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک الزامات اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ جو ہے اس پہ تیار ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان دونوں طرح سے اس میں ٹربل میں ہے۔ اب اس کے اوپر باقاعدہ ایف آئی اے جو ہے وہ چالان کر کے وہ کب کرتی ہے، یہ بھی اس کے اوپر جب اپڈیٹ ہوگی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ڈیفیمیشن ایکٹ کی طرف۔ ڈیفیمیشن ایکٹ پہ جب یہ پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ کوئی اس حوالے سے حد عزت کا جو ہے قانون لا رہے ہیں، جس طرح کا ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف فیک جو ہے وہ نیوز اور پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، بلکہ توہین آمیز جو ہے وہ ٹویٹس کیے جاتے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی جاتی ہیں کسی بھی سیاسی ناپسندیدہ شخصیت کے حوالے سے۔ تو اس کے توڑ کے لیے حکومت نے پھر یہ وہ کیا ڈیفیمیشن ایکٹ کا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی سب سے جو زیادہ شور تھا وہ سول سوسائٹی سے بھی زیادہ میڈیا نے اٹھایا، اور میڈیا پہ جو اٹھانے کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا اعتراض ایک تو جو فیک نیوز اور اس کے حوالے سے حکومت میں جو یہ شکیں ڈالی گئی ہیں اس پہ بھی کافی اعتراضات تھے۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے فیڈرل لیول پہ بھی جب یہ آیا تھا اور فیک نیوز کے حوالے سے اس کو وہ ایک جرم کے طور پہ وہ کیا جا رہا تھا،
तो तब भी कुछ जो मीडिया के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया था। तो ये इस पे सबसे ज़्यादा जो डर है वो मीडिया को ही है कि अगर कोई खबर गलत होती है तो उसके बाद उनकी पूछताछ शुरू होगी, और डेफेमेशन जो लॉ है उसके तहत अगर कोई हैवी फाइन्स और ये इस तरह के होंगे, तो उससे जो मीडिया को मैं ये समझता हूँ कि ये वो है। तो लेकिन ये मीडिया की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी खबर दें, उसकी बाकायदा ना सिर्फ तस्दीक और जांच पड़ताल करने के बाद वेरीफाई करें, तो उससे कोई भी सहाफ़ी हो वो डेफेमेशन से वो नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। पहले नंबर पे मेरे खिलाफ 2019-20 में एआरवाई ने जो है वो एक मुहिम चलाई थी कि मैंने ये जो जनरल आसिम बाजवा वाली खबर थी उस पे कोलैबोरेट किया था अहमद नूरानी से। और उसके बाद फिर मेरी ये तस्वीर चला के बाकायदा ये कहा गया कि मैं और कुछ और लोग, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस के किसी अरकान को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जनरल बाजवा की हसास। और 5 दिन तक एआरवाई मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा। फिर मेरे पास दो ऑप्शंस थी। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने इसको चैलेंज किया, और उसके साथ साथ डेफेमेशन का मैं क्योंकि ये इन्होंने यूके में भी ये प्रोग्राम गलती से चला दिया था, तो वहाँ पे मैंने डेफेमेशन का इनके वो थ्रू किया, और वो कोई 1 डेढ़ साल की जो लीगल वो थी उसके बाद मैं वो मुकदमा जीत गया। तो अगर ये कोई पाकिस्तान में अगर डेफेमेशन का लॉ होता और कोई स्ट्रांगली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती, तो मुझे यूके में ये केस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये अगर सहाफ़ी समझता है कि वो उसकी इज़्ज़त या उसके हवाले से वो कानून के शिकंजे में नहीं आना चाहिए, तो वो हर बाकी सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई भी हों, उनके हवाले से भी सहाफ़ी को कोई खबर कर रहा है या कोई इस तरह की प्रोपेगेंडा बेस्ड कोई वो कर रहा है, तो वो उनको भी उनकी इज़्ज़त भी मलूज़ खातिर रखनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि डेफेमेशन लॉ को ज़रूर होना चाहिए, और उसमें सहाफ़ी कोई ये नहीं हो सकता कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं हो सकती। अगर गलत खबर की है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त सिमत कदम था। हाँ, अगर कोई इसमें कोई टेक्निकल या स्पेसिफिक किस्म की कोई इनके ऊपर एतराज़ है तो वो और बात हो सकती है। अदरवाइज़ ये फॉर द सेक ऑफ ये कि डेफेमेशन का वो नहीं होना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों की तरफ से ये अनजस्टिफाएबल है। आज फिर हमने देखा है कि कल ये जो गवर्नर हैं पंजाब के सरदार सलीम हैदर, वो तो छुट्टियों पे गए हुए हैं, और उसके बाद हमने देखा है जो एक्टिंग गवर्नर थे मलिक अहमद खान, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा दस्तखत किए। गो कि मैं ये समझता हूँ कि ये भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की नोरा कुश्ती ही है कि गवर्नर साहब चले जाते हैं, पीछे ये बिल मंजूर हो जाता है। तो ये एक बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी डेफेमेशन के हवाले से और फेक न्यूज़ को काउंटर करने के हवाले से भी। और इसकी फिर लेकिन हमने ये देखा है कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया, और उसकी ग्राउंड जो मैं पढ़ रहा था, एक तो बड़ी अजीब सी ग्राउंड लगी कि इसमें सहाफ़ियों को कंसल्ट नहीं किया गया। ये बिल की जो पूरा प्रोसेस था ड्राफ्टिंग का, या फिर उसके बाद वेटिंग, और फिर अगर इसको कोई असम्बली की कायमा कमेटी से भी इसमें डिस्कशन हुई है तो उसमें भी सहाफ़ियों को कंसल्ट नहीं किया गया, जो कि उनको करना चाहिए था। फिर दूसरा ये कि इस पे अब इस बिल में दरअसल ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, ट्रिब्यूनल्स में ही ये जो है वो सिविल के तहत मुकदमात होंगे, और फिर साथ साथ हैवी फाइन्स के हवाले से भी कि अगर किसी की खबर गलत होती है, फिर ये कि डैमेज जो किसी की फेक न्यूज़ के हवाले से डैमेज का एक्चुअल जो वो है वो लॉस साबित करना वो नहीं होगा। तो ये इस तरह की कुछ ऐसी जो इसमें शिक्के हैं जिस पे इन्होंने एतराज़ किया है, जो सहाफ़ी बरादरी है, और उसके साथ-साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने, ख़ास तौर पे पीटीआई भी इस पे कर रही है। अपोज़िशन तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी हुकूमती जमात होती है उसकी कोई भी बिल हो, कोई भी कानून हो, या कोई भी इस तरह के इक़दाम हो, वो उसको करती है। सहाफ़ियों को बहरहाल वो इस तरह पार्टी जो है, अगर कोई एक्चुअली या कोई वाक़ईतन कोई इस तरह की वो नहीं है, खिलाफ़ नहीं है ये बिल, तो उसको मेरा ख़्याल है चैलेंज करने के लिए सहाफ़ी को इस तरह अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर भी कोई अगर अपडेट होगी तो इंशाल्लाह आपको इस पे भी वो ज़रूर मुतला करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।